आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाले भैया में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट ईट मनके और अस्थियों का पार्ट थर्ड है। और जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शंस में जाके लिंक के माध्यम से क्या करेंगे वो वीडियो देख लें, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिल्प उत्पादन के बारे में। किसके बारे में? शिल्प उत्पादन के बारे में, कि शिल्प उत्पादन होता क्या है। तो यहाँ देखिए जो शिल्प उत्पादन है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि शिल्प उत्पादन क्या चीज़ है, क्या चीज़ होती है, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो भाई जो शिल्प उत्पादन है, तो इसमें हमारे 4 प्रोसेस आते हैं, 4 चीज़ें आती है। पहला होता है मन के बनाना, दूसरा है शंख की कटाई, थर्ड होता है मोहर का निर्माण, और फोर्थ होता है बाट बनाना। जो शिल्प उत्पादन कार्य होता है उसमें ये सारे कार्य इंक्लूड है। मतलब कि उसमें हम क्या करेंगे, शंख की कटाई करेंगे, क्योंकि समुद्र से जब वो मिलता है तो उसका आकार कुछ और होता है, उसे शेप दी जाती है। मनके बनाना, मोहर बनाना, बाट बनाना, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है? शिल्प उत्पादन कार्य में आती है। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ने वाले हैं मनकों के प्रकार। तो मनके कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीज़ों के बनाए जाते हैं, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो भाई जो मनके हैं वो अलग अलग पत्थर व धातुओं के बनाए जाते हैं। मतलब कि अलग अलग जो पत्थर होते हैं, अलग अलग जो धातु हैं उनसे बनाई जाती है। कौन कौन से पत्थर से? तो कार्निलियन, जो कि सुंदर लाल रंग का पत्थर है। स्वाटिक स्वाटिक फिर है जैस्पर, फिर सेलखड़ी, फिर क्वार्टज। ये वो पत्थर है जिससे कि मनके बनाए जाते थे। और कुछ धातुएं हैं जैसे कि सोना, कांसा, तांबा। तो इनके माध्यम से क्या होता है, इन सभी चीज़ों के प्रयोग से हमारे जो शिल्प उत्पादन करने वाले लोग हैं वो क्या करते थे, मनके तैयार किया करते थे। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि मनकों के आकार अलग अलग होते थे, जैसे कि चक्राकार हो गया, बेलनाकार हो गया, ढोलनाकार हो गया, और खंडित। खंडित का मतलब यहाँ पे वो है कि जो मतलब कि जैसे होता है ना 1 2 3 4, मतलब कि ऐसे ही एक क्या चैन बना लेते हैं। जैसे कि आपने रुद्राक्ष की माला देखी होगी, खंडित होती है, मतलब कि उसमें अलग अलग दाने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इनके आकार थे। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो बोला गया है कि मनके बनाने की विधि। देखा हमने मनके कैसे होते हैं, किस आकार के, किस धातु के, किस पत्थर के बनाए जाते हैं। अब देखते हैं मनके बनाने की विधि। तो एग्जाम्पल के लिए एक पत्थर ले लेते हैं। तो हम ले लिया सेलखड़ी। ठीक है, क्या ले लिया? सेलखड़ी ले लिया। अब सेलखड़ी के अंदर एक चीज़ और समझिए, सेलखड़ी क्या है? एक मुलायम पत्थर है। क्या है? एक मुलायम पत्थर था। अब हम क्या करते हैं, इसका एक चूरा बनाकर साँचे में ढालकर तैयार कर देते हैं। मतलब कि क्या किया, सेलखड़ी पत्थर को लिया और हमने क्या किया, इसका चूरा बना लिया। क्या बना लिया? एक इसका चूरा बना लिया और इसे साँचे में ढालकर तैयार कर लिया जाता है। जैसे कि फिर से समझिए कि पुरातत्व द्वारा ये कहा जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ दिया जाता है, फिर उससे जो उसका सल्क है वो निकाल दिया जाता है। फिर इसे क्या किया जाता है, पूरी तरह से पॉलिश करके इसमें छेद करके क्या किया जाता है, मनके बनाए जाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे आप ले लो कि भाई कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये क्या हो गया, इसी में एक ही चीज़ में कर दो तो ये क्या होगी, गले की माला हो गई। तो जैसे रुद्राक्ष की माला होती है ना, तो वो भी मनके में आती है। तो इस तरह से मनके बनाए जाते थे। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सभी को। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा और आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान। मतलब कि ये है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो तो क्या हो गया था, उसका अंत हो गया था। पर किस तरह से जो हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने किस प्रकार शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान की। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, कच्चा माल, अपूर्ण वस्तु, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट। अब क्या होता है, देखिए किसी भी एक जगह पर, किसी पर्टिकुलर एक जगह पे अगर कुछ चीज़ हो, जैसे कि आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पर आपका क्या है, वहाँ पे आपका एक स्कूल है। अगर वो जो हमारी सिविलाइजेशन है अगर ख़त्म होती है तो क्या होगा कि भाई स्कूल भी ढक जाएगा। अब इससे क्या देखा जाएगा कि अगर वहाँ पे कोई हिस्टोरियन आता है, कोई इतिहासकार आता है, तो क्या देखने को मिलेगा कि उस जगह पर
हमें बेंच मिलेंगे, डेस्क मिलेंगे, ठीक है, चौक, मार्कर, बोर्ड्स मिलेंगे, बुक्स मिलेगी। तो कोई भी जो है ईज़िली ये समझ सकता है कि वहाँ पर क्या है, वो शिक्षा का एक केंद्र था। तो इसी तरह से जो शिल्प उत्पादन के केंद्र है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे कि हमें पता चलता है वहाँ पे क्या क्या होता था, शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। और ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल के नाम हैं जहाँ पर शिल्प उत्पादन के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि नागेश्वर, लोथल, चनहुदड़ो, धोलावीरा में इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता चल गया कि भाई किन किन क्षेत्र में, किन किन डायरेक्शंस में क्या होता है, कि हमने देखा कि शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने ये बताया कि शिल्प उत्पादन क्या है, क्या क्या काम होते हैं। फिर मैंने बताया कि मनकों के प्रकार कितने हैं, मनकों के कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कैसे कैसे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही मैंने आपको ये बताया कि मनकों के आकार क्या होते हैं, साथ ही कि मनके बनाए कैसे जाते हैं। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे की जाती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका हड़प्पाई लिपि। क्या है हड़प्पाई लिपि? बेटा ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। उसका रीज़न है कि हड़प्पाई लिपि की कुछ ऐसी विशेषता हैं जिसके कारण हर एक टीचर इसे टेस्ट में दे ही देता है। तो अब देखिए इसमें हम क्या है कि हड़प्पाई लिपि क्या होती है। तो हड़प्पाई लिपि के बारे में समझ सकते हो। हड़प्पाई लिपि क्या है? एक चित्रात्मक लिपि है, मतलब कि एक ऐसी लिपि है जिसमें वर्णमाला का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी तरह के वर्णमाला क, ख, ग, य, आ, ई का इसका प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे एक ड्राइंग का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ जो ड्राइंग है, जो चित्र हैं, उनकी संख्या कितनी मिली है? 375 से 400 की बीच की चिन्हों की संख्या मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इन सब के चिन्हों का सही तरह से पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ जब हड़प्पाई स्थलों पर जो इतिहासकार हैं वो क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पे छानबीन कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ अभिलेख मिले हड़प्पाई, जिस पे मात्र 26 चिन्हों का ही प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ ये जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे ही ये लिपि लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि आज तक इसे कोई भी नहीं पढ़ पाया है। और इसी कारणवश हम हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में एंड 4 मार्क्स में पूछा, सॉरी 4 नहीं, अब वो 4 वाला क्या हो गया, 3 मार्क्स में कन्वर्ट, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और इसके जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आते हैं कि हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताइए, हड़प्पाई लिपि को चित्रात्मक लिपि क्यों कहा जाता है, या हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। तो इन सभी के जो आंसर होंगे वो यही होंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आंसर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाट। क्या है? बाट। अब बाट क्या है भाई? अब देखिए बाट के बारे में, तो भाई ये चर्ट नामक पत्थर से बनाया, किसके? चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था, जो कि क्या होते थे? द्विआधारी होते थे, मतलब कि 2 के जो टेबल हैं जिससे कि वो डिवाइड होते थे, जैसे 4, 6, 8, 100, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनके ही अनुसार बनाया गया था। और जो इसका प्रयोग था, मोहर, आभूषण और मनकों को तोलने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और साथ ही साथ जो इसका आकार था कैसा था? घनाकार था। कैसा था? घनाकार इसका आकार था। तो यह है आपका बाट, जो कि 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है हड़प्पा सभ्यता का अंत। तो देखो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली कि भाई टाउन प्लानिंग कैसे है, वहाँ पे निर्वाह कैसे किया करते थे, कृषि प्रौद्योगिकी किस तरह से है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत किस तरह से हुआ। अंत के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि भाई कैसे, कौन से रीजन से, जो कि इतनी वेल प्लान्ड जो हमारी सिविलाइजेशन थी उसका क्या हो गया? एंड हो गया। तो यहाँ पे माना जाता है, यहाँ सारी चीज़ें मानी गई हैं। जैसे कि क्या, कुछ लोग, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि भाई नगरों का विकास, मतलब कि ये बोला गया हड़प्पा जो जगह थी ना, इसे छोड़ के नए नगरों का विकास होने लग गया। अब नए नगरों का विकास होने लग गया तो लोग क्या करते हैं कि भाई जहाँ पर उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा मौका मिलता है, वहाँ पे जाके वो रहना शुरू कर देते हैं।
है ना, रहना शुरू कर देते हैं। तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने क्या किया, दूसरे शहर में क्या हो गया, प्रवास किया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन। तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का एक महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन भी था, क्योंकि अचानक से वहाँ पर जलवायु परिवर्तित हो गई, और जलवायु जब परिवर्तित हो जाती है तो वहाँ पे जो रहन सहन की दशाएं हैं वो निम्न हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वहाँ पे अचानक से जलवायु परिवर्तन हो गया होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, नदियों का मार्ग बदलना। अब देखिए, बोला जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ, जो नदी एक डायरेक्शन में बह रही थी, देखिए जो एक नदी है एक सही डायरेक्शन में बह रही है, उसका क्या हुआ, उसका मार्ग एक कन्वर्ट हो गया, वो बदल गया, जिससे कि दूसरे एरिया में तो पानी जा रहा है पर बहुत ही कम जा रहा है, और दूसरे एरिया में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, जिससे कि क्या हुआ कि एक साइड तो आपका क्या आ गया, बाढ़ आ गया, और दूसरी साइड सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बाहरी आक्रमण। तो एक चीज़ समझिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जिसे आप कहते हैं, तो ये सभ्यता थी ना जो बहुत ही शांतिपूर्ण थी, मतलब कि ये नहीं चाहते थे किसी से लड़ाई झगड़ा करना। तो भाई क्या हुआ, अचानक से हड़प्पा सभ्यता पर दूसरे जो समकालीन सभ्यता थी उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। उसका कारण ये भी हो सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा अच्छी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी, जिसके कारण क्या हुआ कि भाई बाहरी जो लोग थे, जो समकालीन सभ्यताएं थी, उन्होंने इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसके बाद का जो आपका पॉइंट है वो है कच्चा माल ना मिलना। तो यहाँ पे बोला जाता है कि भाई देखिए, जो कच्चा माल ना मिलना और व्यापार की समाप्ति एक साथ समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो मिलना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था। क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था, और बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कच्चा माल ख़त्म नहीं होगा पूरी तरह से, पर उसकी कमी हो जाएगी। अब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करेंगे, प्रवास करेंगे, जो नए नगर बसे थे। और साथ ही साथ जब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, व्यापार की समाप्ति, क्योंकि उस समय क्या चलता था, वस्तु विनिमय। क्या चलता था, वस्तु विनिमय चलाया जाता था। अब वस्तु विनिमय क्या होता था, वस्तु आप दोगे तो वहाँ से वस्तु आप लोगे। तो अब यहाँ पे क्या, कच्चा माल मिलना बंद हो गया तो व्यापार की भी समाप्ति हो गई। तो अंत ये वो मेन रीज़न है जिसके कारण क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। तो यहाँ पे जो आपका ये चैप्टर है उसका एंड होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।